अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिल्मी दुनिया के हंगामों में खूब गुजर रही थी। तरह तरह के जाल मेरी और तालूत की तरफ आ रहे थे। सब जानते थे कि हम ही इस कंपनी के रूहे रवां हैं। चुनाचा बहुत से लोगों ने हमें गहरे जाल में फांसने की कोशिश की। ये जाल हसीन लड़कियों पर मुश्तमिल थे, लेकिन अब ना तो तालूत ही कच्चे जहन का मालिक था और मेरी तो खैर बात ही दूसरी थी। मैं कब किसी के फ्रेब में आने वाला था। चुनाचा बाद औकात हमने लोगों की पेशकशों से फ़ायदा भी उठा लिया, लेकिन नूरी का ख्याल हम दोनों रखते थे। उसकी निगाह में अपना किरदार ख़राब नहीं करना चाहते थे। अपने महमूद साहब भी खूब थे, नहायत खुश मजाज और बज़ल्ला ज़िंज आदमी थे। इब्तदा में हैरत का शिकार रहा, भला हम करोड़पति लोगों से कैसे बेतकल्लफ हो सकता था। लेकिन कहाँ तक, यहाँ तो किसी में दौलत की खूबू ही नहीं थी। नूरी थी तो नहायत सादा मजाज। रह गए मैं और तालूत, तो हमारे बारे में आप बखूबी जानते हैं। चुनाचा महमूद साहब को खुलना ही पड़ा। अब वो दबे अल्फाज में और मुहज़्ज़ब अंदाज में मजाक भी कर लिया करते थे। वैसे दर हकीकत शरीफ और मुस्तैद आदमी था। अपनी ड्यूटी से उसने आज तक ज़रा भी गफलत नहीं बरती थी। सुबह 9 बजे घर पहुंच जाता। हम लोग उस वक़्त तैयारियां कर रहे होते। वो इंतज़ार करता रहता और फिर हमें लेकर दफ्तर आ जाता। उसने अपने लिए एक दफ्तर बना लिया था जहां वो कंपनी के दूसरे काम करता और जब कहीं जाने की ज़रूरत होती तो ड्राइवर के फ़राइज़ अंजाम देता। ये कैफियत एक हफ्ता रही। हम उसे नाश्ते में शरीक करना चाहते थे, लेकिन वो हमेशा नाश्ता करके आता। चुनाचा एक दिन जब वो पहुंचा तो हम सब बिस्तरों पर पड़े हुए थे। हमने भूख हड़ताल कर दी। अगर कल से तुमने हमारे साथ नाश्ते का वादा ना किया तो हड़ताल जारी रहेगी। ईमान से महमूद साहब, मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था। तबीयत पर कुछ गरानी थी। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। अगर आपने जल्दी वादा ना किया तो मैं जान बहक हो जाऊंगा। नूरी ने कहा, आप मुझे हुक्म दें मिस नूर, मैं भला इनकार कर सकता हूँ, लेकिन खुदारा मुझे अपनी हसीयत याद रहने दें। अगर मैं खुद को भूल गया तो मेरे वालदैन का सहारा छिन जाएगा। उसने भारी आवाज में कहा। इन अल्फाज का तर्जमा करो, तालूत उसे घूरते हुए बोला। भाईजान, इस वक्त जब मैं दुनिया में बिल्कुल बेसहारा भटक रहा था, मैंने अपनी शख्सियत ख़त्म कर दी थी और आपने मेरा हाथ थाम लिया। आपने मुझे वो कुछ दिया जिसका मैं अपनी दुनिया में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश हूँ। आप मुझे अहकामात देते रहें, ऐसे रास्ते पर ना डालें कि मैं एक बार फिर अपनी शख्सियत को भूल जाऊँ। तुम्हें एहसास है कि तुमने मुझे किस नाम से मुखातब किया? तालूत होंठ भींच कर बोला। मुआफ़ी चाहता हूँ, शिद्दते जज्बात में कह गया था। गोया मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम होशो हवास में मुझे भाईजान कह सको। क्यों? तालुक इसी अंदाज में बोला। महमूद बेबसी से हंसने लगा। फिर पहली तारीख को महमूद को तनख्वाह मिली तो तालूत ने नादर शाही अंदाज में हुक्म दिया, चौंका, आपको पहली तनख्वाह मिली है मिस्टर महमूद, इसलिए आप पर एक डिनर ड्यू हो गया। अब ये आप पर मुनहसर है कि आप कब हमारी दावत करते हैं। आज ही भाईजान। इतनी जल्दी तैयारियां कर लोगे? मेरा मतलब है, मेरा मकान तो इस काबिल नहीं है। मेरा ख्याल है होटल। होटल में भला डिनर का क्या मज़ा आएगा। वैसे अगर दावत का वादा पक्का हो तो कंपनी आपके लिए मकान का बंदोबस्त कर सकती है मिस्टर महमूद। ओह नहीं, अगर आपका हुक्म है तो फिर घर पर ही प्रोग्राम बना लेता हूँ, लेकिन कल का मंजूर, तालूत ने कहा। और दूसरे दिन रात को हम सब महमूद के मकान पर पहुँच गए। मामूली सी बस्ती में एक मामूली सा मकान, सादा सादा से लोग। महमूद की बहन भी महमूद की मानद नेक और सादा दिल थी। मुखलस और मोहब्बत करने वाले लोग।
खाने में भी सादगी थी। इससे महमूद की फितरत का अंदाज़ा होता था। वो नुमाइश पसंद नहीं था। महमूद के यहाँ डिनर करके हम वापस आ गए। नूरी ने भी महमूद के घर वालों की बहुत तारीफ की। फिल्म की कहानी पर भी भरपूर काम हो रहा था। अब सूरत हाल ये थी कि हमने एक कापी नवीस रख लिया और हम सब मिलकर कहानी लिख रहे थे। हमारी ख्वाहिश थी कि कहानी नवीस भी कोई मुनासिब शख्स मिल जाए, लेकिन मुनासिब लोग फिल्म इंडस्ट्री से इतने बददिल थे कि वो इस अंदाज में सोच भी नहीं सकते थे। घटिया किस्म की रोमान अंगेज दास्तानें लिखना उनके बस की बात नहीं थी। बहरहाल हमारी तलाश जारी रही और कहानी भी लिखी जा रही थी। दूसरे बहुत से मामलात बाकी थे और हम उनके बारे में गौर कर रहे थे। ख्याल ये था कि जब कहानी मुकम्मल हो जाएगी तब उसमें शामिल होने वालों की फहरिस्त बनाएंगे। इसी दौरान एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। सेठ दुल्हा भाई नौशा भाई के संग संग आर्ट्स प्रोडक्शन की नई फिल्म आसमानी सवार की मुहूर्त थी। सेठ नौशा भाई दुल्हा भाई हमेशा जादुई फिल्में बनाया करते थे और आसमानी सवार भी ऐसी ही फिल्म थी, जादू के मुनाजर और मार कुटाई से भरपूर। उन्होंने मुहूर्त भी अनोखे अंदाज में की थी, यानी शहर से बाहर एक पुरफिजा मकाम पर उन्होंने मुहूर्त का इंतज़ाम किया और सबको वहां दावत दी। क्या ख्याल है नूर, लुत्फ़ आएगा? नूरी मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, चलेंगे, मैंने कहा। मेरा ख्याल है कि दावतनामे में कोई कैद तो नहीं, हम पांचों चलें। पांचों कौन? मैंने पूछा। अरे भाई, हम तीनों, अब्दुल भाई और महमूद। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाकर तायीद कर दी और हम बेचैनी से दावत की तारीख का इंतज़ार करने लगे। आखिर वो दिन आ गया और हमारी कारें तरना चल पड़ीं। तरना शहर से बाहर एक पुरविसा मकाम था, सरसब्ज़ पहाड़ियों के दरमियान घिरा हुआ। वहाँ एक खूबसूरत झरना भी था। इस झरने का नाम तरना रख दिया गया था। अक्सर फिल्मों की शूटिंग यहाँ होती थी। सेठ नौशा भाई दुल्हा भाई से हमारी पहली मुलाकात थी। नायाब चीज़ें थी, 4-4 फुट के कद और 4 फुट ही फैलाव। बस ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़ी गेंदें हों। दोनों भाई थे और हम शक्ल भी थे। 3 पीस सूट पहने हुए वो इस्तकबाल कर रहे थे। अब्दुल भाई ने हमारा तारुफ कराया और दोनों ने खुश अखलाकी से दांत निकाल दिए। बड़ी खुशी हुई जी, बड़े नाम हैं आपके भी। फिल्म कब स्टार्ट कर रहे हैं? नौशा भाई ने गड़बड़ाती आवाज़ में कहा, जो बेमुश्किल हलक को चीरती फाड़ती बाहर निकल रही थी। बस नौशा जी, बहुत जल्द आप लोगों को तकलीफ देंगे। क्यों जी, हमें क्यों तकलीफ देंगे? दूल्हा भाई तालूत को घूरते हुए बोले। मतलब ये है दूल्हा भाई कि आपको मुहूर्त में आने की तकलीफ देंगे, मैंने जल्दी से कहा। दोनों ने बेहानक कहके लगाए और तमाम मेहमान चौंक कर इधर देखने लगे। हम लोग आगे बढ़ गए। चौंका दूसरे मेहमान भी आ रहे थे। इतना इंतज़ाम उम्दा है, तालूत ने चारों तरफ देखते हुए कहा। खूबसूरत शामियाने चारों तरफ लगे हुए थे। एक बड़े शामियाने में मेहमानों के लिए इंतजामात किया गया। यूनिट कैंप अलग था। रंगीन लिबास में हसीन चेहरे चारों तरफ नजर आ रहे थे। आदाब अर्ज करता हूँ नूरे निसा खातून, एक तरफ से आवाज़ आई और हम चौंक पड़े। घूम कर देखा तो बाबू खान खड़ा था। उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। नूरी के चेहरे पर घबराहट उभर आई। बाबू खान से उसका खौफ फितरी था। क्या बात है बाबू खान, मैंने तंजिया अंदाज में कहा। कहीं काम वगैरह मिला या यूं ही घूम रहे हो? बाबू खान के तंजिया अंदाज के जवाब में मेरी तरफ से यह भरपूर जुमला था। बाबू खान तलमला कर रह गया और तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। ताहम वो संभल कर बोला, सेठ रुई वाला जैसे छिछोरे इंसानों के साथ तो मैं खुद भी काम करना पसंद नहीं करता सेक्रेटरी साहब, वरना मेरे लिए काम की क्या कमी है। और अभी आपको जुमा 8 दिन हुए हैं इस लाइन में आए हुए। अभी कोई फिल्म बनाइए, लोगों की कीमत तो आपको उस वक्त मालूम होगी। मगर यार, तुम जैसे किसी फर्द को हम अपनी फिल्म में लेंगे नहीं जिसे घोड़े की सवारी भी ना आती हो, तालूत ने मज़का उड़ाते हुए कहा।
फिल्म शुरू तो करे राणा साहब, हकीकत मालूम हो जाएगी, बाबू खान ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। तालूत ने मुस्कुराकर नूरी की तरफ देखा। नूरी के चेहरे पर घबराहट के आसार थे। बाबू खान के जाने के बाद उसने सुकून का सांस लिया। फिर हम मेहमानों के पिंडाल में पहुंच गए। यहाँ अब्दुल भाई ने बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात कराई। कुछ लोग हमारे वाकिफ भी थे, जिन्होंने बड़े इखलाक से हमारा इस्तकबाल किया और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने लगी। कई हीरों हमारे गिर्द चकरा रही थीं। सिर्फ हमारी तवज्जो की देर थी, वो जान नसारी करने लगती। दफतन तालूत ने कोहनी से इशारा किया और मैंने उस तरफ देखा। रोशीला थी, जो हस्बे मामूल बनी ठनी थी। उसने हमें देखा और हमारी तरफ बढ़ आई। बड़े जिगरे की औरत है, इधर ही आ रही है, तालूत ने नीची आवाज में कहा। रोशीला हमारे करीब पहुंच गई। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो रोशीला, तालूत बोला। कैसे है राणा साहब? बस जी रहे हैं मिस रोशीला, तालूत ने जवाब दिया। क्यों? खुदा ने आपको जिंदगी की सारी आसाइशें मुहैया कर दी हैं, फिर ये माशूसाना अंदाज क्यों? आपके बगैर सब कुछ फीका है, तालूत शरारत से बोला। मैं आपको खो चुकी हूँ राणा साहब। एक छोटी सी गलती मुझे अच्छे लोगों से दूर कर देने का बायस बन गई। इंसान एक गलती करता है, लेकिन उसकी सजा कितनी तवील, कितनी भयानक होती है, रोशीला ने उदासी से कहा और गर्दन झुका ली। तालूत चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसे आंख मार दी। कुछ और लोग हमारे करीब आ गए और उनमें से एक रोशीला को अपनी तरफ मुखातब कर लिया। यार, ये कह रही है, तालूत उलझे हुए अंदाज में बोला। पुराने शिकारी नया जाल लाए हैं, होशियार रहो राणा अजीजुद्दीन। क्यों नूरी, क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कह सकती, नूरी ने जवाब दिया। और ये आप एहतरामुद्दीन क्यों बने हुए हैं महमूद साहब? आप भी कुछ बोलिए, लोगों से घुलिए मिलिए, आपको इस लाइन में काम करना है। तालूत महमूद की तरफ देखकर बोला और महमूद मुस्कुरा दिया। मैं मुतमिन हूँ राणा साहब, अब्दुल भाई को देखिए, ये शायद इनकी महबूबा है, तालूत ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। और हम सब ने अब्दुल भाई को देखा, जो एक उधेड़ उम्र की खातून पर निसार हो रहे थे। उन्हें अपने लहजे का भी एहसास नहीं था। खासी ऊंची आवाज में बोल रहे थे और उनकी आवाज हमारे कानों तक भी पहुंच रही थी। खुदा की कसम बुलबुल बाई, अपन को वो टाइम याद है जब अपन ने पहली बार तुम्हारे को देखा। हाय, क्या नजर थी, क्या मुस्कुराहट थी। अब्दुल भाई दांत कटकटाने लगे। हटिए भी अब्दुल भाई, क्यों पुरानी बातें याद दिलाकर दिल दुखाते हैं, बुलबुल बाई लचक कर बोली। लेकिन अब्दुल भाई का मुंह बिगड़ गया। फिर अब्दुल भाई, मैं तेरे को कितनी बार बोला बुलबुल बाई, कुछ ख्याल करो, खाली अब्दुल बोला करो। अब्दुल भाई ने उसे समझाया। मुलाहजा किया आपने? तालूत ने महमूद को इशारा किया और महमूद झींपे हुए अंदाज में हंस पड़ा। नूरी भी मुंह फेर कर मुस्कुरा रही थी। तकरीबन सारे मेहमान जमा हो गए। चुनाचा नौशा बाई और दुल्हा बाई भी पिंडाल में आ गए। उन्होंने अपनी नई फिल्म के बारे में बताया, उसके यूनिट से मुतारफ कराया। हीरोइन मिस शमशाद बहुत खूबसूरत थी। हीरो देवनंद भी अभी बहुत खूबसूरत आदमी था। दूसरे लोगों में बाबू खान भी था, जो विलन का किरदार अदा कर रहा था। इस वक्त बाबू खान पुराने दौर की नकली दाढ़ी लगाए हुए था। उसके जिस्म पर जर्क बर्क लिबास था और कमर से तलवार लटकी हुई थी। शायद वो भी मेकअप करके आया था। फिल्म का पहला शॉट आउटडोर रखा गया है। विलन बाबू खान जादूगर शमशिम है। वो एक ऊंची पहाड़ी में रहता है और अपने उड़ने वाले घोड़े पर आता है। नौशा भाई ने, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे, बताया और आप लोगों से दरख्वास्त है कि महार मुहूर्त में शरीक हों। कैमरे वगैरह अपनी जगह सेट हो चुके थे। पूरा यूनिट तैयार था। बाबू खान के उड़ते हुए घोड़े का शॉट लेना था। चुनाचा मेहमान एक कतार में खड़े हो गए। आरफ, तालूत ने आहिस्ता से कहा। मैंने उसके लहजे पर चौंक कर उसे देखा। बाबू खान, तालूत बोला। क्या मतलब? फिर घोड़ा, तालूत ने होंठ भींच कर गर्दन हिलाते हुए कहा। ओह, मैं तालूत को देखने लगा। फिर मैंने कहा, जाने दो तालूत, हमारे नौशा भाई दुल्हा भाई से क्यों दुश्मनी नहीं है? बाबू खान से तो है। नौशा भाई दुल्हा भाई की वजह से उसे माफ कर दो। मुश्किल है आरफ, अभी बाबू खान ने फिर बकवास की थी। तो फिर हम नौशा भाई दुल्हा भाई को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन बाबू खान
उसे माफ करना मेरे बस की बात नहीं। मगर ये कैसे मुमकिन है? देखते रहो, तालूत बोला और मैंने एक ठंडी सांस ली। बाबू खान सफेद रंग के एक घोड़े पर बड़ी शान से सवार हुआ। आज उसे खुद पर पूरा एतमाद था। खास तौर से वे रूई वाला को जलील करना चाहता था, जिसने उसे अपनी फिल्म से निकाल दिया। सेठ रूई वाला भी शरीक था, लेकिन वो आज दूर दूर ही रहा। उसने एक बार भी हमारे करीब आने की कोशिश नहीं की। मसनूई बादल पैदा करने के लिए मशीनों से सफेद धुआं छोड़ा जाने लगा। बाबू खान को इस धुएं से अपना घोड़ा गुजारना था ताकि वो परवाज करता हुआ मालूम हो। कैमरा स्टार्ट, डायरेक्शन की आवाज उभरी और कैमरे स्टार्ट हो गए। क्लिप, दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी और क्लिपर बॉय ने क्लिप दिया और बाबू खान ने घोड़े को आगे बढ़ाया। उसके साथ ही तालूत की आवाज उभरी, रासम आका। रासम की सरगोशी मैंने भी सुनी थी, लेकिन वो नजर नहीं आया। घोड़े को उड़ना चाहिए खासी बुलंदी तक, लेकिन बाबू खान गिरने ना पाए। ऐसा ही होगा आका, रासम ने कहा और मेरे होश उड़ गए। फिल्म की तारीख का हैरतनाक वाकया ज़हूर होने वाला था। बाबू खान घोड़ा दौड़ाता हुआ धुएं की तरफ बढ़ रहा था। अचानक घोड़ा जोर से हिनहनाया। जो ही उसने धुएं में कदम रखा, उसके पांव जमीन से उठ गए। अब वो फिजा में बुलंद होकर कैमरे चल रहे थे। खुद कैमरामैनों की समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए वो गैर इख्तियारी तौर पर कैमरों के रुख बदल रहे थे। खुद बाबू खान को भी अभी एहसास नहीं हो सका कि घोड़ा बुलंद किस तरह हो रहा है, लेकिन फिर सारे मेहमानों के मुंह से हैरत ज़दा चीखें निकल गईं। घोड़ा धुएं से काफी ऊपर बुलंद हो गया और आसमान की सिमत परवाज कर रहा था। खुद घोड़े को कदमों के नीचे खला होने का एहसास नहीं था, वरना वो भी गड़बड़ करता। अलबत्ता बाबू खान के हवास खराब होते जा रहे थे और अब उसकी चीखें साफ सुनी जा सकी थीं। वो बुरी तरह चीख रहा था, अरे बचाओ, अरे बचाओ। बाबू खान खौफ से घगया रहा था, लेकिन लुत्फ की बात थी कि कैमरे चल रहे थे और हकीकी मंजर स्लो लाइट पर मुंतकिल हो रहा था। बाबू खान दहशत से चीख चिल्ला रहा था। अब उसकी बुरी हालत थी, लेकिन घोड़ा इत्मीनान से खिला का सफर कर रहा था। अब वो काफी बुलंदी पर पहुंच चुका और बाबू खान की चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं। लोग हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। खुद दुल्हा भाई और नौशा भाई पत्थर के बुत की मानद खड़े थे। यूं समझ लिया जाए कि मेरे और तालूत के अलावा सब पागलों की मानद उड़ते हुए घोड़े को देख रहे थे, जिनमें नूरी और महमूद भी थे। तब घोड़े ने नीचे का रुख किया और बेतदरीज नीचे उतरने लगा। कैमरामैन भी बस न जाने किस तरह अपना काम कर रहे थे। घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता नीचे पहुंच गया और फिर वो जमीन पर उतर गया और फिर बाबू खान किसी मुर्दा छिपकली की मानद पेट से नीचे गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। लोग बाबू खान और घोड़े की तरफ दौड़ पड़े थे। करीब पहुंचने वाले कभी बाबू खान को देख रहे थे और कभी घोड़े को। फिर बाबू खान को उठाकर एक खैमे में ले जाया गया। दोनों सेठ अब भी अपनी जगह खड़े थे। हाँ, लोगों ने जब उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो वो चौंके। वंडरफुल नौशा भाई, क्या सीन हुआ है? लेकिन ये जादुई घोड़ा आपको कहाँ से मिला? क्या ये कल का घोड़ा है? ये सब क्या है दुल्हा भाई? ये घोड़ा आप ही का है? आपने इसे कहाँ से हासिल किया? मेरा ख्याल है जादू की फिल्मों में ये सबसे अनोखी फिल्म होगी। ये फिल्म मार्केट का रिकॉर्ड तोड़ देगी। ऐसी पब्लिसिटी लाखों खर्च करके भी नहीं मिलेगी। बेशुमार आवाजें, बेशुमार सवालात, चंद फोटोग्राफर भी थे जिन्होंने घोड़े की बेशुमार तस्वीरें ली। वो घोड़े को टटोल टटोल कर देख रहे थे कि कोई मशीनी मामला तो नहीं, लेकिन घोड़ा नॉर्मल था। तब नौशा भाई दुल्हा भाई के कारोबारी जहन जाग उठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में फैसला किया, इशारे किए और मुस्कुराने लगे। शार्ट पसंद आया जी, वो मुस्कुराते हुए बोले। बेहद, मेरा ख्याल है ये इस सदी का सबसे हैरत अंगेज घोड़ा है। लाखों रुपयों में खरीदा है जी। ये बहुत कीमती फिल्म है। अभी तो आप आगे देखिए। लेकिन ये आपने कहाँ से खरीदा? बिजनेस की बात है, बताई नहीं जा सकती, दुल्हा भाई ने जवाब दिया। बहरहाल धूम मच गई और लोग उन दोनों सेठ साहबान का पीछा छोड़ते नजर नहीं आए, जिन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि घोड़े ने परवाज कैसे की। लेकिन बहर सूरत वो अपना कारनामा बता रहे थे। मगर बाबू खान क्यों चीख रहा था? किसी ने सवाल किया।
उसे हकीकत नहीं मालूम थी, नौशा भाई ने बताया, वरना वो इतना ओरिजिनल सीन नहीं दे सकता था। खूब, लेकिन उसके चेहरे के तासरात दूर से पता ही नहीं चलेंगे, दुल्हा भाई ने बताया। मुहूर्त खत्म हो गई। बेहोश बाबू खान को फौरन अस्पताल पहुंचा दिया गया और फिर हम भी वापस आ गए। लेकिन रास्ते में नूरी कान खाती रही। वो भी आम लोगों के अंदाज में इस हैरत अंगेज घोड़े पर तबसरा कर रही थी। मैं और तालूत खामोश थे। घर पहुंचने के बाद महमूद और अब्दुल भाई भी इस तबसरे में शामिल हो गए और हमने बेमुश्किल उनसे जान छुड़ाई। कहानी तैयार हो चुकी थी और अब उस पर काम करना शुरू था। अब्दुल भाई के मशवरे से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के और कुछ बाहर के लोगों का इंतखाब किया गया और उसके बाद इफ्तिताह का ऐलान कर दिया गया। तालूत ने अपनी आलीशान कोठी में ही फिल्म का इफ्तिताह किया। उसने पूरे साजो सामान खरीदा था, टेक्नीशियन मुलाजिम रखे। एक खूबसूरत से मंजर की फिल्म बंदी से फिल्म का आगाज हुआ और निहायत कामयाब मंजर फिल्म बंद किया गया। उसके बाद एक उम्दा सी पार्टी दी गई। लोगों ने और अखबारी नुमाइंदों ने फिल्म के बारे में नूरी से बहुत से सवालात किए, जिनका जवाब उसे निहायत मुनासिब दिया। आपने इस फिल्म के हीरो और हीरोइन का नाम अनाउंस नहीं किया, एक रिपोर्टर ने पूछा। जी हाँ, दरअसल हमने अभी तक उनका इंतखाब ही नहीं किया। इसकी वजह हम इसमें नए चेहरे लाना चाहते हैं, उनकी तलाश जारी है, नूरी ने जवाब दिया। इफ्तिताह निहायत कामयाब रहा। हम सब बहुत खुश थे। मेहमानों के जाने के बाद तालूत मुझे अलहदा ले गया और उसने बड़ी राजदारी से कहा, आरस महमूद को देख रहे हो? हाँ, क्यों? ग्रे कलर के सूट में जालिम क्या जच रहा है। वो खूबसूरत और जामा जेब है। और अपनी नूरी, तालूत ने कहा। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। किसी से कम है क्या? हमारी फिल्म के लिए ये जोड़ी कैसी रहेगी? ओह तालूत, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा ख्याल है इन दोनों को यकजा करने का यही जरिया है, वरना ये शरीफ इश्क व आशिकी से वाकिफ नहीं मालूम होते। तुमने नूरी या महमूद के किरदारों में कोई लचक देखी? कतई नहीं। हम इन दोनों का रुमान लड़वाने में नाकाम हो चुके हैं। तब फिर बिस्मिल्लाह। और फिर हमने नूरी और महमूद को अपनी मीटिंग में शरीक कर लिया। एक खास मसले पर गुफ्तगू करना है महमूद। जी फरमाइए। महमूद हिमा तन गोश हो गया। फिल्म की बाकायदा पब्लिसिटी के लिए जरूरी है कि हीरो और हीरोइन का नाम भी इसमें शामिल किया जाए। मैं भी यही सोच रहा हूं जनाब। फिर कोई फैसला करो। ये फैसला बहुत जल्द होना चाहिए, तालूत ने कहा और महमूद सोच में गुम हो गया। कहानी तुम्हारे म्यार की है नूर, वो नूरी से मुखातब हुआ। यकीनन। इसमें हीरो या हीरोइन का किरदार कैसा है? निहायत पाकीज़ा और मुनासिब। मेरे ख्याल से मशरकी रुमान का यही अंदाज है। जो लोग इन दोनों का किरदार अदा करेंगे, क्या वो इसमें झिझक सकते हैं? कतई नहीं, नूरी ने वसूख से कहा। क्यों महमूद, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ये एक पाकीज़ा तरीन फिल्म होगी, महमूद ने जवाब दिया। तो फिर दोस्तों, किसी चक्कर के बगैर अर्ज है कि मैंने और सलीम ने इन किरदारों के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, तालूत ने कहा। और ये खबर उन दोनों के लिए धमाके से कम न थी। वो हमारी शक्ल देखते रह गए और फिर झींपे झींपे नजर आने लगे। किसे एतराज है? तालूत ने दोनों की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब ना दे सका। मुझे जवाब की जरूरत है। मुझे इस लाइन का कोई तजर्बा नहीं, महमूद ने दबी जबान से जवाब दिया। हो जाएगा, तालूत सुकून से बोला। किरदारों की पाकीज़गी का तुम दोनों एतराफ कर चुके हो। नूरी बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अगर तुम दोनों ने 1 मिनट के अंदर अंदर हाँ या नहीं का ऐलान कर दिया तो फिर ये बात फाइनल हो जाएगी, तालूत ने वार्निंग दी। लेकिन दोनों खामोश रहे। तालूत ने वार्निंग दी, लेकिन दोनों खामोश रहे थे। तालूत घड़ी देख रहा था और जो ही सेकंड की सुई ने मिनट पूरा किया, तालूत ने खड़े होकर मुझे मुबारकबाद दी और नूरी और महमूद बेबसी से हंस पड़े। बुजुर्गवार, तालूत ने महमूद के वालिद को मुखातब करके कहा, नूरुन्निसा एक शरीफ लड़की है, साहिब हसीयत है और महमूद हमारा दोस्त। मेरी ज़मीनों को मेरी ज़रूरत है, चुनाचा कुछ अरसे के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि इन दोनों को रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया जाए। महमूद के वालिद हैरत ज़दा रह गए। फिर उन्होंने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, क्या मेरा बेटा इस काबिल है?
वो जिस काबिल है हमें मालूम है, आप अपना जवाब मरहमत फरमाएं। मेरे लिए शादी मरग की बात है, बड़े मियाँ बोले। तब फिर हमारी ख्वाहिश है कि आप बाकायदा हमारे घर आएं, लेकिन अभी महमूद को हवा भी नहीं लगनी चाहिए। क्या वो इस शादी पर तैयार है? यकीनन, वरना हम आपसे दरख्वास्त ना करते, तालूत ने जवाब दिया। और बड़े मियाँ ने खुशी से इकरार कर लिया। और फिर महमूद और नूरी के वालिद की एक खुफिया मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ने ज़रूरी अमूर तय कर लिए। फिर एक शाम फिल्म के दूसरी मंजर की फिल्म बंदी का प्रोग्राम बनाया गया। ये टुकड़ा बाकायदा कहानी में शामिल था। अलबत्ता सड़ पर मेहमानों की तरतीब हकीकी रखी गई थी। वहाब अली, सफदर महमूद के वालिद, उसकी बहन और दूसरे लोग सेट पर मौजूद थे। अब्दुल भाई की हदायत में सीन शुरू हुआ। महमूद नूरी की मंगनी की अंगूठी पहनाने वाला था। दोनों शर्माए हुए थे और इस हकीकी शर्म ने मंजर में जिंदगी डाल दी। महमूद ने हीरे की चमकती हुई अंगूठी नूरी की उंगली में पहना दी और तमाम मेहमानों ने तालियां बजाईं। सीन ओके हो गया था। तब तालूत ने अखबारी रिपोर्टरों को मुखातब करके कहा, साहबो, इस मंजर की एक हकीकत में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये हमारी फिल्म का एक मंजर है, लेकिन कैसी अनोखी बात है कि इस मंजर में कोई मसनूइयत नहीं है। खातून नूरुन निसा और मिस्टर महमूद के बुजुर्गों ने ये मंगनी हकीकी तौर पर तय की है और आज से बाकायदा तौर पर खातून नूरुन निसा महमूद की मंगेतर हैं। ये मंजर जिंदा जावेद रहेगा। नूरी और महमूद ने घबरा कर एक दूसरे की शक्ल देखी। मेरे अल्फाज की तस्दीक दोनों बुजुर्ग करेंगे, तालूत ने इशारा किया और दोनों बुजुर्गों ने खड़े होकर मंगनी की तस्दीक कर दी। नूरी और महमूद शिद्दत हैरत से गंग खड़े एक एक की शक्ल देख रहे थे। मेहमानों ने एक बार फिर तालियां बजाईं। लोग भी इस दिलचस्प प्रोग्राम से मसरूर नजर आ रहे थे। फिर लोगों ने उठ उठ कर नूरी और महमूद को मुबारकबाद दी। इस फिल्म के मेयारी होने में कोई शुबा नहीं है, जिसके मनाजर इस कदर हकीकी और जानदार हों। बिलाशुबा आपकी फिल्म कामयाब तरीन फिल्म होगी, लोग नूरी और महमूद से कह रहे थे। लेकिन उन दोनों की हालत खराब थी। वो पागलों की तरह एक एक को देख रहे थे, जैसे मतवक्का हो कि अब हम ये मजाक खत्म कर देंगे। लेकिन जाहिर है ये मजाक नहीं था। मंगनी का बाकायदा ऐलान हुआ, अंगूठी पहनाई गई, फिर शक्को शुबा की कोई बात थी और फिर मेहमानों में इंतहाई नफीस किस्म की मिठाई तकसीम की गई जो मंगनी की खुशी में थी। और उसके बाद मेहमान रुखसत होने लगे। फिर जब वो दोनों संभले तो महमूद ने तालूत का बाजू पकड़ा। मेरी बात सुने भाईजान। सलीम, देखो जरा, इस महमूद के अंदाज में जार हीत है। जरा मेरी मदद को आओ, कहीं ये मुझे मारना ना शुरू कर दे। तालूत ने मस्करेपन से कहा और मैं हंसता हुआ उनके करीब पहुंच गया। जरा दूसरे कमरे में आइए, महमूद ने कहा। आओ, तालूत ने मुर्दा से लहजे में बोला और हम तीनों दूसरे कमरे की तरफ चल पड़े। महमूद के चेहरे पर संजीदगी नजर आ रही थी। ये सब क्या है भाईजान? उसने संजीदगी से पूछा। अरे तो क्या फिल्म की कहानी में ये मंजर मैंने रखा था? तालूत किलकिलाकर बोला। प्लीज मजाक ना करें, मुझे संजीदगी से बताएं, ये सब क्या है? मंगनी है और क्या है? तालूत ही बोला। मुझे हंसी आ रही थी। फिल्मी या हकीकी? फिल्मी भी हकीकी भी भाईजान। महमूद ने दूसरी तरफ रुख कर लिया। भाईजान, ये अच्छा नहीं हुआ। क्यों महमूद? क्या नूरी में कोई खराबी है? ये अच्छा नहीं हुआ भाईजान। ओ, शायद तुम्हें इसके माजी से इख्तलाफ है, लेकिन महमूद यकीन करो, नूरी एक्स्ट्रा गर्ल जरूर रही है, लेकिन उसने अपनी खुदी, अपनी शराफत की हिफाजत की है। मोहतरमा नूरुन निसा की पाक पाजी का शक का मुजरम बनाकर मुझे जलील ना करें भाईजान। खुदा शाहिद है कि मेरे जहन में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं। फिर क्या बात है? भाईजान, मैं एक कम माया नाज इंसान हूँ। तालीम हासिल करने के बाद मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे जो पूरे नहीं हो सके। मैंने अपनी कोशिशों में कोताही नहीं की, बस मुकद्दर ने साथ नहीं दिया। फिर मैंने ड्राइवरी करने की ठान ली। आपके इश्तहार को देखकर आपके यहाँ आया और मुलाजमत मिल गई। आपने मेरी जो तनख्वाह लगाई, पहले उसे मजाक समझा, फिर बड़े आदमियों का खेल। बहरहाल ये खेल मेरे लिए मुनाफा बख्श था।
मैंने कभी अपने फर्ज से बददयांती नहीं की। मैं हमेशा आपका मुखलस और वफादार रहा। मोहतरमा नूरी एक नेक और पुरकशिश खातून हैं। मेरी निगाहों ने अगर कभी बहकने की कोशिश की तो मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने हमेशा अपनी हसीयत याद रखी। मिस नूरी एक बुलंद पाया खातून हैं। उस तसव्वुर के साथ कि वो कभी खुश ना रह सकेंगी कि उनका शोहर, उनका मुलाजम, उनका ड्राइवर रह चुका है, महमूद ने गर्दन झुका ली। और कुछ? तालूत ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, कुछ और भाईजान, महमूद ने उसी संजीदगी से कहा। वो भी कह दो। हालात ने मुझे बाद मामलात में शिकस्त दी है, लेकिन वो मेरी खुदी को शिकस्त नहीं दे सके। मैं अभी तक खुददार हूँ। मैं जिंदगी भर इस अज़ियत से तड़पता रहूंगा कि मैं अपनी बीवी की वजह से दौलतमंद बना हूँ। और कुछ? तालूत उसी अंदाज में बोला। बस और कुछ नहीं। गोया तुम नूरुन्निसा से शादी पर तैयार नहीं हो। जी हाँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता, महमूद ने साफ गोई से कहा। हमें अफसोस है महमूद, हम तुम्हारे दिल तक पहुंचने में नाकाम रहे। हमें अफसोस है कि हमारा खलूस, हमारे मोहब्बत हमारे काम नहीं आ सकी। हमने तुम्हें अपनों में से समझ लिया था। हमने सोचा था कि तुम हमारे दोस्त, हमारे भाई हो, और हम उसी अंदाज में अपने लिए कुछ हकूक मुतअय्यन कर बैठे। लेकिन तुमने अजनबियत, गैरियत की दीवार गिराना पसंद नहीं की। खैर, तुम्हारी मर्जी। हम इन दोनों बुजुर्गों से बात करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हम गलती कर बैठे हैं, जिसकी वजह से उनके वकार को ठेस लगेगी। हम उनसे मुआफ़ी मांगने के अलावा और क्या कर सकते हैं? बहुत बेहतर महमूद साहब, आप बेफिक्र रहें, आपकी खुदी पर आंच नहीं आएगी। भाईजान, महमूद घबरा कर बोला। मेरा नाम अजीजुद्दीन है। राणा साहब कहो ड्राइवर। किसी ऐसे नाम से मुखातब मत करो जो मुझे मेरी हमाकत का एहसास दिलाए, तालूत ने कहा और पलटकर कमरे से निकल गया। फिर मैं भी तालूत के साथ बाहर निकल आया। महमूद कमरे में खड़ा रह गया। मैं तेजी से तालूत के पास पहुंचा। तालूत, मैंने उसे आवाज़ दी। छोड़ो यार, मूड खराब हो गया, तालूत ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। क्यों? मैंने हैरत से कहा। सब के सब यकसां, जैसे हमारे ऊपर एहसान कर रहे हों। तालूत, ये बात नहीं। कागज़ के चंद टुकड़े लेकर किसी जगह खड़े हो जाओ, लोग उन्हें हासिल करने के लिए हर अमकानी कोशिश करेंगे। रोशीला और रुईवाला की मिसाल तुम्हारे सामने है। इसके अलावा भी बहुत से लोग तुम्हारे इल्म में आ चुके हैं। दरअसल हमने हमेशा कीचड़ में पड़े हुए हीरे तलाश किए हैं। हमने इंसानियत के पेकर तलाश किए, जिनकी निगाहों में इंसानियत का तकद्दुस होता है, दौलत नहीं। हीरे कहीं भी हों, उनकी चमक कैसे ख़त्म की जा सकती है? उन्हें कीचड़ से उठाकर साफ सुथरा करके शो केस में रखने के लिए बहरहाल जदोजहद करनी पड़ती है। ना देखें उन्हें, ना तलाश करो। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के लोग भी मिलते रहेंगे। तुम्हें जो कुछ उन्हें दोगे कबूल कर लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन अब इस कीचड़ के हीरे का क्या किया जाए? कुछ सोचते हैं, उसकी ऐसी की तैसी। ओह, ये मिस नूरुन्निसा इस कमरे में क्यों जा रही हैं? तालूत ने कहा। वंडरफुल, रोमांस, सस्पेंस। अरे मेरा दोशाला। मैं अपने कमरे की तरफ लपका। तालूत हंसने लगा। शाहिदाना का दोशाला ओढ़कर मैं जल्दी से बाहर निकल आया और फिर हम दोनों तेजी से कमरे की तरफ लपके। नूरी कमरे में दाखिल हो गई थी और उसके पीछे ही हम दोनों अंदर जा घुसे, लेकिन नूरी की आहलमारी हमारी तरफ आहट भी नहीं हुई। सामने ही एक कुर्सी पर महमूद सर पकड़े बैठा था। महमूद साहब, नूरी की लरजती हुई आवाज़ उभरी और महमूद उछल पड़ा। फिर वो जल्दी से खड़ा हो गया। मिस नूर। जी मिस नूर, आप जानती हैं मिस नूर कि मेरा कोई कसूर नहीं, महमूद ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तो क्या आपके ख्याल में मैंने कसूर किया है? नूरी मुस्कुराते हुए बोली। मिस नूर, आप यकीन करें, ना जाने आप पर इतनी बौखलाहट क्यों तारी है मिस्टर महमूद। आपने इन फरिश्तों को नाराज़ कर दिया है। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। मिस नूर, एक बात के लिए माजरत खा हूँ, वो ये कि मैं अकबी खिड़की से आप हजरात की गुफ्तगू सुन रही थी और मैंने आपके और उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज़ सुना है। मिस नूर, मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैंने तो अपने किरदार में कभी झोल नहीं पैदा होने दिया। मेरी तो कोई ख़ता नहीं। मिस्टर महमूद, खुदा का शुक्र है कि मैंने भी इंतहाई नामसाद हालात में अपने किरदार को दागदार नहीं होने दिया।
मैं आपकी ज़हनी कैफियत समझती हूँ, क्योंकि यही कैफियत मुझ पर बीत चुकी है। अगर मैं इससे वाकिफ़ ना होती तो इस वक्त आपके पास कभी ना आती, लेकिन चौंका मुझे एहसास है, इसलिए मुझे आपसे हमदर्दी महसूस हुई और मैं यहाँ चली आई। मैं नहीं समझा मिस नूर, महमूद ने कहा। मैं आपको समझाती हूँ, तशरीफ़ रखिए, नूरी ने कहा और फिर खुद भी एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई। महमूद उसके दोबारा कहने से कुर्सी पर बैठ गया था। मिस्टर महमूद, अगर मैं आपकी और उन दोनों की गुफ्तगू ना सुनती तो मेरी निसायत भी मुझे कभी इजाज़त ना देती कि मैं आपसे इस किस्म की गुफ्तगू करूं। यूं समझ लें कि मैं ये गुफ्तगू अपने भाइयों की वजह से कर रही हूं। जी, महमूद ने फंसी फंसी आवाज़ में कहा। मैं आपसे चंद सवालात करूंगी। सुनिए मिस्टर महमूद, आप एक खुददार इंसान हैं और खुददार इंसान अपनी इज्जत, अपनी मुलाजमत बरकरार रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपकी खुददारी का इम्तिहान लेना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आप कहाँ तक साफ गो और सच बोलने वाले हैं। महमूद मुतहय्यराना अंदाज में नूरी की शक्ल देख रहा था। क्या आप जवाबात देना पसंद करेंगे? ज़रूर। इनमें बहुत से सवालात ऐसे हैं जो एक लड़की की ज़ुबान से मायूब हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन सवालात से मेरी निसायत किस हद तक मजरूह होती है, आप भी कुछ समझें। जी, महमूद संभल कर बैठ गया। अगर मैं एक मामूली लड़की होती और हालात हमें एक दूसरे के सामने ले आते तो क्या आप मुझे अपनाना पसंद करते? आपने मुझे साफ गोई की इजाज़त दी है मिस नूर। हाँ, आप खुलकर अज़हार हकीकत कर सकते हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं। तो मिस नूर, मैं आपसे अज़हार मोहब्बत की जुरायत करता हूँ। हाँ मिस नूर, मैं आपको बेहद पसंद करता हूँ। मैं दिल ही दिल में आपकी परस्तश करता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ मिस नूर। मैं आपको इस वक्त से चाहता हूँ जब मैंने पहली बार आपको देखा था। मेरी ज़िंदगी में वो लम्हात जादुआ थे जब आप मेरे नज़दीक होती हैं, महमूद ने कहा और नूरी का चेहरा गुलनार हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोली, शुक्रिया मिस्टर महमूद। गोया ये बात तय हो गई कि मैं बेहसीयत औरत आपके लिए काबिल कबूल हूँ। जी, महमूद ने सर झुकाकर कहा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। तो मिस्टर महमूद, अब मेरी हैसियत के बारे में जान लीजिए। दरअसल आप इस कदर नेक और शरीफ इंसान हैं कि इन लोगों से आपकी मुलाकात भी नहीं हुई जो मेरी हैसियत से वाकिफ़ हैं, वरना ये उलझन ही पेश ना आती। गौर फरमाइए मिस्टर महमूद, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ जो आंखों से अंधा हो गया था। मैंने अपने बाप और भाई की परवरिश के लिए मुलाजमत तलाश की, लेकिन कोई मुलाजमत ना मिल सकी। तब मैंने एक एक्स्ट्रा की हैसियत से मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया। मैं सरसरी अंदाज में कहूँगी कि खुदा ने मेरी इज्जत महफूज रखी, और जब बात इज्जत पर बनी तो उसने 2 फरिश्ते ज़मीन पर उतार दिए। इब्तदा में मैं उन्हें समझ ना सकी। मैंने उन्हें भी अपने हुस्न का गाहक जाना, लेकिन बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी दूसरी दुनिया के लोगों के साथ हूँ। उन्होंने मुझे बहन कहा और मेरे हालात बदल दिए। खुदा की कसम, अगर वो इस कदर मुखलस ना होते तो मैं कभी उनकी दी हुई इज्जत कबूल ना करती, लेकिन उनकी नीयत पर शक करना गुनाह अजीम है। और महमूद साहब, आपका इंतखाब भी उन्होंने सोच समझ कर ही किया है। खुदा हमारी तकदीरें बदलने पर आमादा है, तो आपको क्यों एतराज़ है? वो इंसान ही को ज़रिया बनाता है। आप जान गए हैं कि मेरी कोई हकीकत नहीं। अगर हम दोनों इस जाहो हशमत को खुदा का अतिया समझकर कबूल कर लें तो क्या हर्ज है? और अचानक महमूद के चेहरे पर मुसर्रत के आसार नमूदार हो गए। उसकी सांस तेज चलने लगी। तब उसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, तो मिस नूर, आपको इस बात पर कोई एतराज़ तो नहीं? हरगिज़ नहीं, नूरी ने बड़े वक़ार से कहा। सिर्फ इन दोनों की वजह से। हाँ, इन दोनों की वजह से भी, क्योंकि उनके फ़ैसले मेरा ईमान होते हैं। इसके अलावा मेरी निगाह में तुम भी एक नेक सीरत और शरीफ इंसान हो। मुझे कम माया समझकर मुझे खुद से कमतर तो ना समझोगी नूर। इस वक्त तुम मुझे एक एक्स्ट्रा गर्ल कह दिया करना जो चंद रुपयों के इवज नाचती थी। नूरी, मैं तुम्हें अपना कर फ़ख्र महसूस करूँगा। मैं तुम्हें बेपनाह चाहता हूँ।
खुदा की कसम नूर, मैं तुम्हारी परस्तिश करता हूँ। महमूद तेजी से उठा, उसने नूरी को बाजुओं के हल्के में ले लिया। आओ, मैंने तालूत के कान में कहा। 1 मिनट यार, 1 मिनट। आओ, मैंने उसका लिबास पकड़ कर खींचा। सिर्फ 1 मिनट। उसे बहन कहा है, मैंने दांत कचकचा कर कहा। ला हौला वला कुव्वा। तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर वापस पलट पड़ा और फिर दरवाजे से बाहर निकल कर बोला, कान खोल कर सुन लो आरफ, आइंदा मैं किसी को बहन नहीं कहूँगा। हम दोनों अपने कमरे में आ गए। मैंने 2 शाला उतार दिया। तालूत भी एक कुर्सी पर दराज हो गया था। उसका मूड बेदस्तूर बिगड़ा हुआ था। अब क्या प्रोग्राम है? जैसी मर्जी सरकार, बस चलेंगे यहाँ से। ज़रूर, लेकिन कब? जल्द अज जल्द। और कहाँ चलेंगे? जिधर मुंह उठ जाए। उन पहाड़ों के बारे में क्या ख्याल है जिनका आपने जिक्र किया था? उसी तरफ चलेंगे। कब, ये तुम बताओ। मेरा ख्याल है जल्द अज जल्द बच्चों की शादी करके इस फर्ज से भी सुबकदोश हो जाएं, ताकि सुकून से आवारा गर्दी हो सके। मैंने फिक्रमंद बूढ़ों के से अंदाज में कहा और तालूत को हंसी आ गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और हम दोनों खामोश हो गए। मैं अंदर आ सकता हूँ भाईजान? दरवाजे से महमूद की आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ, मैंने भारी आवाज़ में कहा और महमूद शर्मिंदा सा अंदर आ गया। तालूत ने फिर चेहरा बिगाड़ लिया था। मैं आपसे मुआफ़ी मांगने आया हूँ भाईजान, महमूद ने कहा। अपने अल्फाज की तसीह करें मिस्टर महमूद। भाईजान नहीं, राणा साहब, तालूत ने कहा। नहीं भाईजान। भाईजान, महमूद ने शर्मिंदा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? ये रिश्ता तो तुम्हें कबूल नहीं था। गलती हो गई थी, सख्त शर्मिंदा हूँ, हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, महमूद ने कहा। गौर कर लो महमूद, अपने दिल को टटोल लो। टटोल लिया भाईजान, लेकिन मैं तुम्हें सज़ा दिए बगैर ना रहूँगा। मुझे हर सज़ा कबूल है, महमूद ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो पहली सज़ा तो ये है कि इस हफ्ते के आखिर में तुम्हारी शादी नूरुन्निसा के साथ कर दी जाएगी। दूसरी सज़ा कल सुनाई जाएगी। महमूद ने गर्दन झुका दी। चुनाचा दूसरे दिन कोठी पर ही एक छोटी सी निशस्त हुई, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल थे। तब तालूत ने कहा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों की इजाज़त से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो बेटे, अब्दुल वहाब साहब मोहब्बत से बोले। मोहतरम, आपके इल्म में है कि मैं सिर्फ चंद रोज़ के लिए अपनी जागीर से निकला था, लेकिन हालात कुछ इस अंदाज से पेश आए कि मुझे काफ़ी वक्त आपकी खिदमत में रहने का मौका मिला। आप जैसे पुरमोहब्बत लोगों के दरमियान से जाने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरियों को मद्दे निगाह रखते हुए मुझे इजाज़त दें, मुझे अब जाना ही होगा। सबके मुंह हैरत से बीक वक्त निकला, लेकिन कब भैया? लेकिन भाईजान, नूरी और महमूद के मुंह से बीक वक्त निकला। हाँ नूर, हाँ महमूद, तुम खुद गौर करो, मेरे सारे मामलात बिखरे पड़े हैं, हमें उन्हें देखना है, हमारी रवानगी ज़रूरी है। तो बुजुर्गों, मेरी ख्वाहिश है कि रवानगी से कबल नूरी और महमूद की शादी कर दी जाए। क्या आप इस हफ्ते का आखिरी दिन इस काम के लिए कबूल करेंगे? खुशी के साथ गम भी दे दिया अजीज़ुद्दीन। काश तुम हमेशा हमाम में रहते, लेकिन तुम्हें रहना खुद गर्जी है। हम भी आपके साथ जाएंगे भैया, नूरी रोते हुए बोली। भाईजान, ये तसव्वुर भी नहीं था कि आपसे जुदा होना पड़ेगा, महमूद आज़र्दगी से बोला। फिर मिलेंगे महमूद, मैं तुम लोगों को अपनी जागीर पर बुलाऊंगा। अगर मजबूरी ना होती तो मैं कुछ और आपकी सोबत में गुजारता। जिस तरह तुम पसंद करो बेटे, अब्दुल वहाब साहब बोले। दूसरी एक बात और, महमूद, सज़ा नंबर 2 सुन लो, जिसे तुम कबूल कर चुके हो। नूरुन्निसा मेरी बहन है अब्दुल वहाब साहब, तो महमूद मेरा भाई। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा भाई किसी हैसियत में मेरी बहन से कम तर रहे। चुनाचा मेरा भाई महमूद 50 लाख रुपए नकद का मालिक है। मैंने ये रकम अब्दुल भाई के ज़रिए बैंक में जमा करा दी है। बैंक का मैनेजर अभी आने वाला होगा, वो कागजात खुद ला रहा है। भाईजान, महमूद उठकर तालूत के कदमों में गिर गया। नूर आर्ट्स प्रोडक्शन नूरुन्निसा की मलकियत है और उसके नाम से भी 50 लाख का अकाउंट मौजूद है। मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों मिलकर इस कंपनी को चलाएं और बामकसद और मेयारी फिल्में तैयार करें। और आज की नशस्त इन अल्फाज पर ख़त्म।
اس کے بعد پورے ہفتے ہنگامے رہے۔ نوری نے روتے روتے آنکھیں سرخ کر لیں۔ اس نے کہا تھا، یہ کیسی خوشی دی ہے آپ نے بھیا، جو آپ کی جدائی کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بہنیں تو یوں بھی پرائی ہوتی ہیں پگلی، مگر آپ ہمیں کب بلائیں گے؟ یہ سوچنے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دلچسپیوں میں گم ہو جانا۔ میرے حالات جب اجازت دیں گے تو میں بلانے آ جاؤں گا، طالوت نے کہا۔ ایک ہفتے کے بعد نوری اور محمود کی شادی ہو گئی اور اسی رات طالوت نے اپنے کمرے میں آ کر کہا، کیا خیال ہے عارف بھائی، بس چلیں گے آج ہی رات کو؟ باقاعدگی سے رخصت ہونا مجھے پسند نہیں۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، ورنہ یہ لوگ بہت بور کریں گے۔ بس رات گہری ہوتے ہی نکل چلیں گے۔ پروگرام کس طرح رہے گا؟ تم ایسا کرو، فون پر کسی ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرا لو، رات وہاں گزاریں گے اور پھر وہاں سے مناسب پروگرام بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے طالوت کی اس تجویز کو پسند کیا۔ یہاں رہ کر پروگرام بنانے میں وقت خرچ ہوگا، ہوٹل کا کمرہ ہی مناسب تھا۔ چنانچہ میں نے فون کر کے پیلس ہوٹل میں ایک ڈبل روم بک کرا لیا۔ ایک اور خیال ہے، طالوت نے کہا۔ وہ کیا؟ ہمیں اپنی شکلیں بدل کر وہاں چلنا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ہمیں جان گئے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے طالوت سے اتفاق کیا، اور پھر ہم کافی دیر تک یوں ہی سی گفتگو کرتے رہے، اور جب رات گہری ہو گئی تو ہم نے چلنے کی تیاری کر لی۔ کیا ان لوگوں کو اطلاع دی جائے؟ طالوت نے پوچھا۔ اخلاقی طور پر ضروری ہے، تب ایک پرچہ لکھ دو، طالوت نے کہا، اور میں نے لکھنے کی میز پر پہنچ کر ایک تحریر گھسیٹ کر نمایاں جگہ رکھ دی۔ اس میں میں نے لکھ دیا تھا کہ چونکہ باقاعدہ روانگی رکت امید ہوتی، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ حالات نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ اور یہ پرچہ لکھنے کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کوٹھی سے باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا، اور پھر طالوت نے کہا، کیا پیدل چلنا پڑے گا؟ کار نہیں لے چلو گے؟ اس وقت تو ٹیکسی بھی نہیں ملے گی۔ کار نہیں لے چلیں گے، اور پھر ہمیں تو پیلس ہوٹل تک چلنا ہے۔ تو پیلس ہوٹل کون سا قریب ہے؟ اور میرے اس سوٹ کیس کا وزن 15-20 سیر سے کم نہیں۔ چھوڑو یار، کیوں مذاق کرتے ہو؟ طالوت نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں سوٹ کیس کا سہارا لے کر سنبھلا تو چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے طالوت کو گھورا، لیکن دوسرے لمحے خاموش ہونا پڑا۔ بہرحال یہ بدتمیزی بری نہیں تھی، کیونکہ ہم ہوٹل پیلس کے لان میں کھڑے تھے۔ فوراً ہی 2 پورٹر ہمارے پاس آ گئے، اور ان میں سے ایک نے میرے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا۔ ہم نے انہیں روم نمبر بتائے جن کی اطلاع ہمیں فون پر مل گئی تھی، اور پھر ہم ہوٹل کے ہال کی طرف بڑھ گئے۔ پورٹر نے چابی لے لی اور ہمارے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہوٹل کے آرام دہ کمروں میں مسہریوں پر دراز تھے۔ یہ دور بھی اچھا خاصا رہا، لیکن یار عارف، یہاں بھی پیاس باقی رہی۔ جلال آباد کے ماحول میں تو پاکیزگی آ گھسی تھی، یہاں بھی وہی کیفیت رہی۔ کیوں؟ روشیلا نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ بور مت کرو، وہ عورت کسی قسم کی سوئم تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ پاک باز عورتیں اس طرح سامنے نہیں آتی، کام ایسے ہی لوگوں سے چلانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ تو ضرورت سے زیادہ ہی گڑبڑ تھی۔ پھر بھی اس کے بارے میں تم نے بہت بعد میں سوچا۔ جبیں کو تو تم نے ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ میں نے کب منع کیا تھا؟ میں نے آنکھیں نکالی۔ بہرحال چھوڑو ان باتوں کو، کچھ بوریت ہونے لگی ہے، کوئی بات بننی چاہیے۔ چلیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ بازار حسن، میں نے جواب دیا۔ وہاں جہاں رقص ہوتا ہے؟ ہاں۔ بازار حسن کہہ کر حسن کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو بازار ہوس ہے، لا حول ولا قوت۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، بس اب ایسا بھی نہیں؟ ویسے ان لوگوں کو چھوڑ کر بھی دکھ ہو رہا ہے، لیکن کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم پوری زندگی ان کے درمیان نہیں گزار سکتے، کسی کے ساتھ نہیں گزار سکتے۔ بہرحال ان باتوں کو چھوڑو، آئندہ کے لیے پروگرام بتاؤ۔ بس وہیں چلیں گے، اور کل ہی یہاں سے چلیں گے۔ ہاں کل ہی چلیں گے، مگر عارف، کیوں نہ اس بار تمہارے اڑن کھٹولے سے سفر کیا جائے؟ اڑن کھٹولا؟ ہاں، جسے تم نے ہوائی جہاز کا نام دیا ہے۔ اوہ ٹھیک ہے، اگر تم فرگالہ قبائل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے لیے ہمیں بذریعہ جہاز روشن آباد تک جانا پڑے گا۔ وہاں سے بسوں کا سفر ہے۔ کوئی دقت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ تو پھر تمہارے لیے کیا دقت؟
मेरी बात छोड़ो, मैं तो तुम्हारी दुनिया देखने आया हूँ। मेरे लिए जो आसानियाँ हैं वो तो बस ऐसे मौका के लिए रहने दो जहाँ उनकी खास ज़रूरत हो। ठीक है, कल मैं रोशनपुर के 2 टिकट यहाँ मुहैया कर लूँगा। ठीक, और हम दोनों असली शक्ल में सफ़र करेंगे। क्या मतलब? हंगामा रहेगा यार, तालूत मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मेरा खून खुश्क होता रहेगा। फिर वही हमाकत की बातें। अब तो शाहिदाना का 2 शाला भी तुम्हारे पास मौजूद है। बस यार तफरी करेंगे खालस। फिलहाल रिफाह आमा के काम बंद। ओके चीफ, अब सो जाओ, वरना सुबह को मुंह पर फटकार बरसेगी। मैंने करवट बदलकर लाइट ऑफ कर दी। तालूत ने भी सोने का प्रोग्राम बना लिया। दूसरी सुबह जागने के बाद जब मैं बाथरूम में दाखिल हुआ तो आईने में अपनी शक्ल देखकर चौंक पड़ा। बहुत दिन के बाद आरफ मेरे सामने आया था। गोया तालूत ने मेरे चेहरे पर हाथ फेर दिया। बाहर निकलकर तालूत को देखा तो वो भी असली शक्ल में था। हम दोनों में सर मुंह फर्क नहीं था। मैंने एक ठंडी सांस ली और फिर वेटर को बुलाकर नाश्ते का ऑर्डर दिया। वेटर नाश्ता लाया तो हम आमने सामने बैठे हुए थे। वेटर की हैरानी काबिले दीद थी। वो दरवाजे तक पलट पलट कर हम दोनों को देखता रहा। तालूत ने मुझे आंख मारी और हम दोनों नाश्ता करने लगे। नाश्ते से फारिग होकर मैंने लिबास तब्दील किया। ओके तालूत, मैं टिकटों का बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है, अभी नहीं निकल जाना चाहिए, तालूत ने कहा और मैं बाहर निकल आया। एक टैक्सी करके मैं एयरपोर्ट पर चल पड़ा। रोशनबाद जाने वाली फ्लाइट के टिकट हासिल करना मुश्किल ना हुआ। बहुत कम मुसाफिर सफर करते थे उस तरफ। बहरहाल दोपहर तक मैं वापस आ गया। 4 बजे फ्लाइट जाती थी। तालूत होटल में ही मेरा मुंतजिर था। कहीं बाहर नहीं गए? मैंने उससे पूछा। कहीं नहीं, इसी ख्याल से कि फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए जिसकी वजह से रुकना पड़े। तुम सुनाओ कैसा रहा? हम 4 बजे चल रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं, फिलहाल सिर्फ खाना मंगवाओ, मैंने कहा। खाने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर तैयारियां करने लगे। 3:30 बजे हम दोनों तैयार होकर नीचे उतर पड़े। हमारे जिस्मों पर एक ही रंग, एक ही तराश के सूट थे। हम दोनों ने एक ही अंदाज में बाल बनाए और अब हम दोनों पूरी तरह हालात से दिलचस्पी लेने के मूड में थे। होटल के काउंटर पर हम दोनों पहुंचे। काउंटर पर एक दरमियानी उम्र की औरत और एक 1.5 उम्र का मर्द बैठे हुए थे। मैं कमरा छोड़ रहा हूं, मेरा बिल। प्रोग्राम के मुताबिक हम दोनों ने 20 वक्त कहा और दोनों चौंक पड़े और फिर उन दोनों के चेहरों की कैफियत देखने के काबिल थी। आप दोनों एक ही कमरे में मुकीम थे? मर्द ने पूछा। दोनों, हमने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखकर 20 वक्त कहा। मेरा मतलब है आप दोनों हजरात। 1.5 उम्र शख्स की हैरत काबिले दीद थी। आप नशे में हैं मोहतरम, एक के 2 नजर आ रहे हैं आपको। बराहे करम मेरा बिल, हमने उसी अंदाज में कहा और एक 1.5 उम्र आदमी कुर्सी की पुष्ट से टिक गया। फिर उसने औरत की तरफ झुक कर कहा, क्या मैं नशे में हूँ जूलिया? रूम नंबर प्लीज। औरत मर्द से चालाक थी और हमने अपना रूम नंबर दोहराया। औरत ने बिल बनाकर पेश कर दिया और यहाँ भी हमने दिलचस्पी बरकरार रखी। हम दोनों ने ही बिल की रकम निकाल कर दे दी। जाहिर है रकम दुगनी थी। शुक्रिया जनाब। वैसे आप लोगों की शक्लें हैरत अंगेज हैं, लेकिन बाद जगहों पर ये एक्टिविटी महंगी पड़ेगी, जैसे यहाँ। बहरहाल शुक्रिया। उसने पोर्टर को बुलाकर हमारे सूटकेस उठाने के लिए कहा और हम वापस पलट पड़े। क्या तुम भी नशे में हो जूलिया? पीछे से मर्द की भर्राई हुई आवाज सुनाई दी और हमारे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बाहर आकर हमने टैक्सी की और एयरपोर्ट पर चल पड़े। टैक्सी ड्राइवर ने भी हैरत से हम दोनों की तरफ देखा और फिर एयरपोर्ट पर भी हम तमाशा बन गए। दूर दूर तक हमारे बारे में चर्चे फैल गए। जहाज की रवानगी में बहुत कम वक्त था। हमारा सूटकेस जहाज पर पहुंच गया और फिर हम दोनों भी रनवे की तरफ चल पड़े। सीढ़ियों के करीब खड़े हुए कस्टम ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। गालबन आप दोनों जुड़वा भाई हैं। दोनों, हमने 20 वक्त कहा और इस अदाकारी में पूरी कोशिश ये थी कि हमारी आवाज़ें, हमारे अल्फाज एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हों। मेरा मतलब है, ना जाने पूरे शहर को क्या हो गया। मुझे हर शख्स 2 कह रहा है, तालूत ने कहा और मैंने सिर्फ होंठ हिलाकर उसका साथ दिया था। अब इतनी महारत भी नहीं थी कि बरजस्ता अल्फाज अदा किए जा सकें। ओह आपके टिकट,
ये लीजिए, हम दोनों ने टिकट निकालकर उसके सामने कर दिए। तब ठीक है, बहरहाल हैरत अंगेज मुशाहबत है। मेरी दुआ है कि आप दोनों जिंदा सलामत रहें, कस्टम ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर एक खूबसूरत सी एयर होस्टेस खड़ी मुसाफिरों को मुस्कुराते हुए रिसीव कर रही थी। उसकी निगाह हम दोनों पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर हैरत के आसार नजर आए। फिर उसने पसंदीदगी से हम दोनों को देखा। खुश आमदीद, उसने मुस्कुराते हुए गर्दन खम की। थैंक यू मिस, हम दोनों ने एक ही अंदाज में गर्दन खम करके जवाब दिया। तशरीफ रखिए, वो बोली। अंदर एक दूसरी होस्टेस टिकट लेकर सीटें दे रही थी। ये भी खासी मसीन थी और उसने पुरखिलाक अंदाज में गर्दन खम की। माशाल्लाह, वो मुस्कुराते हुए बोली, गालिबन आप दोनों जुड़वा भाई हैं। कमाल है खातून, आप भी मुझे दो समझ रही हैं। नीचे कस्टम ऑफिसर ने भी यही कहा था। क्या मतलब, वो हंस पड़कर बोली। क्या मैं आपको दो नजर आता हूँ? आपको तो एक ही है, लेकिन उन्हें मिलाकर, उसने जवाब दिया। उफ, आप लोग दिमाग खराब कर देंगे, आप सब नशे में मालूम होते हैं, तालूत और मैंने बीक वक्त कहा, और हम अपनी सीटों पर बैठ गए। होस्टेस इतनी हैरान हुई कि दूसरे मुसाफिरों को रिसीव करना भी भूल गई। फिर जब एक मुसाफिर ने ही उसे मुखातब किया तो वो चौंकी। लेकिन अब हम खासे मकबूल हो गए थे। जहाज के मुसाफिर भी गर्दन घुमा घुमा कर हमें देख रहे थे। तमाम मुसाफिर आ गए और उसके बाद बेल्ट कस लेने की दरख्वास्त की गई। हम दोनों ने संजीदगी से हिफाजती बेल्ट कस ली और तैयारे के इंजन स्टार्ट हो गए। बड़ी संजीदगी से तफरीह करनी थी। अब मुझे भी लुत्फ आ रहा था। तैयारा जब फिजा में सीधा हुआ तब मुसाफिरों में फिर हमारे बारे में चहमगोइयां होने लगी। दूसरे लोगों को तो खैर तफसील मालूम ही नहीं थी। हाँ, होस्टेस ने एक जगह जमा होकर हमारे बारे में गुफ्तगू कर रही थी। फिर वो होस्टेस हमारी तरफ बढ़ी जिसने सीढ़ियों पर हमें रिसीव किया था। होशियार, तालूत ने कहा, और मैं संभल गया। होस्टेस हमारे पास पहुंच गई। किसी चीज की जरूरत है जनाब, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, हम दोनों ने बीक वक्त गर्दन हिलाकर कहा। आप लोग रोशन आबाद के बाशिंदे हैं। आप मेरा मजाक उड़ाने पर क्यों तिली हुई हैं खातून? तालूत ने कहा। मैंने तालूत के होंठों का साथ दिया था। क्यों मजाक क्यों? लोगों से आपकी क्या मुराद है? तालूत बोला। गोया आप एक हैं और आपको दो नजर आ रहे हैं। क्यों? हमने मुंह टेढ़ा करके कहा। हैरत अंगेज हैं, खुदा की कसम आप बेहद हैरत अंगेज और बेहद पुरकशिश, होस्टेस बोली। बराहे करम मेरा मजाक ना उड़ाएं। अच्छा, तो ये बता दें कि आप दो सीटों पर क्यों बैठे हैं? दो सीटें? तालूत ने हैरत से कहा, और फिर हम दोनों ने गर्दन घुमाकर एक दूसरे की सीटें देखीं। खैर, आपसे जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपने ये नहीं बताया कि आप रोशन आबाद के बाशिंदे हैं। नहीं, सैर की गरज से जा रहे हैं। कौन से होटल में कयाम करेंगे? पहली बार जा रहा हूँ। तब आप गुलरुख में कयाम करें। ये बहुत खूबसूरत होटल है, आपको पसंद आएगा। मैं भी 2 रोज गुलरुख में रुकूंगी, आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत बेहतर, तालूत ने गर्दन हिलाई। मैं बदस्तूर उसका साथ दे रहा था। होस्टेस आगे बढ़ गई। गालिबन वो अपने साथियों को हमारे बारे में बता रही थी। इत्तफाकिया तौर पर बहुत उम्दा तफरी हाथ आ गई थी। मैं भी उससे पूरी तरह महफूज हो रहा था। रास्ते भर हम लोगों की तफरी का जरिया बने रहे। खास तौर से होस्टेसें हमारे ज्यादा से ज्यादा करीब रहने की कोशिश में मसरूफ थी। रोशन आबाद एयरपोर्ट पर उतरे तो वही होस्टेस हमारे करीब आ गई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? ताउस, तालूत ने जवाब दिया। और आपका? वो बेसाख्ता मेरी तरफ बुड़ी। ताउस मैं बता चुका हूँ, मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा। अच्छा खैर, वो हंस पड़ी। मेरा नाम फरीदा है, गुलरुख में आपको तलाश कर लूंगी। बेहतर, मैंने संजीदगी से कहा, और हम कस्टम वगैरह से फरागत हासिल करके बाहर निकल आए। हम दोनों अभी तक संजीदा थे, टैक्सी में भी संजीदा रहे। तालूत ने टैक्सी ड्राइवर से गुलरुख चलने के लिए कहा था। गुलरुख जैसे होटल की रोशन आबाद जैसी दरमियानी किस्म की जगह पर होने की उम्मीद नहीं थी। इंतहाई जदीद होटल था, दुनिया भर की सहूलतों से आरास्ता। थोड़ी देर के बाद हम 2 बेड के एक आरास्ता कमरे में पहुंच गए, जिसकी अकबी खिड़की से बुलंदोबाला पहाड़ियों की चोटियां और हसीन मैदान नजर आते थे।
पोर्टर के वापस जाने के बाद तालूत ने एक बुलंद आहंग कहका लगाया और देर तक हंसता रहा। खैरियत, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत से कह के मेरे पेट में जमा हो गए थे। मुझे हैरत है कि ये तफरीह पहली बार हमारे जहन में क्यों नहीं आई। अब सही, मैंने हंसते हुए कहा। ईमानदारी से बताओ कैसी रही? अच्छे अच्छों को मतवज्जा करने का बेहतरीन जरिया, लेकिन कबाहत है। वो क्या? हमारे चेहरों के तासरात मुख्तलिफ होते हैं और फिर अल्फाज। बाद जगहों पर अंदाजा नहीं होता कि कौन क्या कह रहा है। हाँ, मैंने महसूस किया, इसलिए हमें थोड़ी सी तरमीम करनी चाहिए। मसलन 50-50। मैं नहीं समझा। ताउस 1/2, यानी आधा मैं आधा तुम। ये बात इसलिए जहन में आई कि अगर हमने महबूबाएं पा ली तो यकजा नहीं रह सकते। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई। इसके अलावा एक और काम हो सकता है, वो ये कि अगर हम दोनों दो मुख्तलिफ जगहों पर हों तो एक दूसरे के अल्फाज का अंदाज़ा कैसे लगा सकेंगे। हाँ, मुतज़ाद गुफ्तगू हमारी शख्सियतें अलग कर देगी। खैर, मेरे पास इसकी भी तरकीब मौजूद है। क्या बात है, बताओ, मैंने कहा, और तालूत ने अपनी एक उंगली से अंगूठी उतार कर मुझे दे दी। इसे पहन लो। दोनों के ख्यालात अल्फाज एक दूसरे को मिलते रहेंगे। तुम कमरे से बाहर या बाथरूम में जाकर इसका तजर्बा कर लो। कमाल है। अच्छा, मैं जाता हूँ। और मैं बाथरूम में चला गया। अंगूठी मैंने उंगली में पहन ली और मेरे जहन में तालूत की आवाज़ गूंजी। क्या ख्याल है, मेरी आवाज़ तुम्हारे कानों में आ रही है? अरे हाँ, मगर क्या ये आवाज़ कोई दूसरा नहीं सुन सकता? नहीं, ये सिर्फ जहन में रहेगी।